अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फेलोज़। आज का जो टॉपिक है नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जो कि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश पे जो है मैं चाह रही थी कि इसको डिलीवर करूं। लेकिन ये कि सबसे पहले ये बता दूं कि ये लेक्चर बिगनर्स के लिए है। ग्रुप के अंदर जो हमारे MBBS डॉक्टर हैं या स्पेशलिस्ट शामिल हैं उनके लिए ये थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन मैंने एक नकारा सी कोशिश की है कि अल्फाज का चुनाव आसान करूं ताकि स्टूडेंट्स के साथ साथ एक लेमैन भी इसको समझ सके कि मैं क्या कहना चाह रही हूं या क्या समझाना चाह रही हूं। हाँ, जब जो है इसके ट्रीटमेंट और जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी तो शायद थोड़ा बहुत जो है हमारे स्पेशलिस्ट के लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाए और जो है एक लेमैन के लिए भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। होपफुली एक नकारा कोशिश है। अब ये है कि नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया को जानने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि एक नॉर्मल ब्लड सेल होता क्या है और उसमें ऐसा क्या डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया जो है वो डेवलप होता है। एक जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड सेल है उसकी एज जो है वो 120 डेज़ होती है और मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे जो हैं वो इमेजेस जो गूगल से लिए हैं वो रखूँ ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को समझ आ सके कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। इसमें ये जो स्लाइड्स हैं डिफरेंट किस्म की मैंने गूगल से डाउनलोड की हैं। जैसे सबसे पहले तो नॉर्मल सेल देखते हैं कि एक नॉर्मल सेल होता क्या है। इसमें इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया गया और एक टॉप व्यू कि नॉर्मल ब्लड सेल होता कैसा है। लाइक दिस कि ये नॉर्मल सेल का क्रॉस सेक्शन व्यू है और नॉर्मल ब्लड सेल की शेप दी गई है कि नॉर्मल ब्लड सेल जो है वो किस तरह का होता है, कैसा नज़र आता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड सेल जो है उसके बाद RBC मॉर्फोलॉजी जो है वो मैंने एक स्लाइड से निकाली है ताकि समझ आ सके। पहले तो नॉर्मल ब्लड सेल और नॉर्मल ब्लड सेल के बाद जो ह्यूमन बॉडी में RBC मॉर्फोलॉजी है उसको देखा जाए तो उसमें डिफरेंट शेप दी हुई हैं। सबसे पहले तो ये कि एक नॉर्मल ब्लड सेल कैसा होता है वो, फिर उसके बाद अगर किसी वजह से वो अपने साइज़ में बढ़ जाए, वजह आगे जाके आपको बयान की जाएगी कि वजह क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो उसे उस वक्त क्या कहेंगे कि जब वो नॉर्मल साइज़ से इंक्रीज़ हो जाएगा, मैक्रोसाइट। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसाइट अपने साइज़ से छोटा हो जाए। आप इसका कलर भी देख रहे हैं कि कलर भी चेंज हो गया है, तो ये माइक्रोसाइट कहलाएगा। फिर लेप्टोसाइट जो कि थोड़ा सा बेज़वी शक्ल में हो गया है। फिर टारगेट सेल कैसा होगा, अगर चेंज होती चली जाए शेप बॉडी के अंदर। टीयर ड्रॉप सेल उसकी शेप दी गई है। सिकल सेल जो डिहाइड्रेटेड सेल होता है, टीयर ड्रॉप सेल अपनी शेप चेंज कर लेता है डिफरेंट डिजीज़ के अंदर। फिर उसके बाद एकेंथोसाइट है और स्फेरोसाइट है। ये सारी शेप्स जो हैं वो दी गई हैं कि जो RBC मॉर्फोलॉजी है उसको क्लियर किया गया है कि किस किस टाइप के जो सेल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। और ये सब सेल एक नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है उसके अलावा तमाम किस्म की शेप जो है वो डिफरेंट डिजीज़ को इंडिकेट करती है। आगे जाके आपको जो है लेक्चर में क्लियर होगा कि डिफरेंट शेप्स जो हैं वो किस किस डिज़ीज़ को इंडिकेट कर रही होती हैं। फिर जो नेक्स्ट स्लाइड है अगर उसको भी आप देखें तो वो एक जो कंप्लीट ब्लड काउंट है रेड सेल का, उसमें भी सेम चीज़ें जो ऊपर RBC मॉर्फोलॉजी में एक स्लाइड में थी वो ऑलमोस्ट जो हैं वो थोड़ी बहुत क्लियर हैं। जिसमें जैसे नॉर्मल ब्लड सेल है, फिर वही मैक्रोसाइट यानी कि इनलार्ज सेल है, माइक्रोसाइट दिया गया है, माइक्रोसाइट दिया गया है, ओवल मैक्रोसाइट दिया गया है। इस तरह डिफरेंट शेप हैं। हाइपोक्रोमोसोमिया क्या होता है, पॉलीक्रोमोसोमिया क्या होता है, ये तमाम जो हैं वो शेप्स वो क्लियर कर रही हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट डिजीज़ को क्लियर करती हैं। उसके बाद ये कि जो एक ह्यूमन बॉडी है उसके सेल की एज चूँकि 120 डेज़ और 120 डेज़ के बाद वो डेड हो जाता है। अपना फंक्शन पूरा करके बॉडी को जो नरिशमेंट चाहिए, बॉडी की जो नीड है उसको पूरा करने के बाद
120 डेज़ उसकी टोटल एज है, 120 डेज़ के बाद उसने डेड हो जाना है। और डेड होके कहाँ जाना है, क्या होता है इसका, वो अमल क्या कहलाता है, उसे कहते हैं हम फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस वो अमल है जिसमें जब एक रेड ब्लड काउंट जो आपका ह्यूमन बॉडी का सेल है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, तो उसके बाद वो फेगोसाइटोस हो जाता है। फेगोसाइटोसिस वो अमल है जिसमें जो डेड सेल है उसके अंदर, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के फेगोसाइटोसिस के अमल से गुजारने वाले एंजाइम्स मौजूद हैं। हमारी एक ख़ास किस्म का सिस्टम मौजूद है जिसमें हमारे मोनोसाइट्स आ जाते हैं और मोबाइल मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। मैक्रोफेजेस उन कंटेंट्स को कहते हैं जो कि इस रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करने में, ख़त्म करने में हेल्प आउट करते हैं, जिसमें मोनोसाइट्स का एक मेन अमल है। फिर उसके बाद जो डिफरेंट मोबाइल जो जिसे हम कहते हैं खाने वाले, इस खुलिये को खाने वाले, ख़त्म करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले, जो जिस अमल से गुजारने वाले डिफरेंट किस्म के कंटेंट्स हैं वो या सेल्स हैं, वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं इस सेल के इर्द गिर्द। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है सेल के इर्द गिर्द, ठीक है। और वो मोबाइल ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके इर्द गिर्द ये प्रोटीन की एक लेयर सी बनाता है। उसके बाद इसे कैप्चर करता है, पहले लेगा, कैप्चर करेगा और उसके बाद इसको ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, खा जाएगा। इस खा जाने वाले अमल को जो है वो फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये है कि फेगोसाइटोसिस का अमल आया कहाँ से। ये एक रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको क्लियर किया था कि, और जो पहली दफ़ा ये टर्म फेगोसाइट यूज़ की थी इन रेफरेंस ऑफ के इम्यून सेल्स जो हैं वो कैसे खाते हैं, जो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं जिसको उन्होंने रेटिक्यूलो एंडोथेलियल मैक्रोफेजेस कहा है, जो कुछ जो हैं वो मोबाइल होते हैं और कुछ जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अब फिक्स्ड और मोबाइल क्या है इसको आगे जाके देखते हैं, लेकिन ये सारा का सारा अमल जो है वो उन सेल्स को खाने का होता है जो 120 डेज़ के बाद डेड हो जाते हैं। इसके अलावा जो फेगोसाइटोसिस का अमल है बॉडी के अंदर, वो डिफरेंट बैक्टीरियाज को भी ख़त्म करता है, वायरसेस को भी ख़त्म करता है, XYZ और बहुत सारे काम करता है। अब ये कि इसकी एग्जांपल दी गई है कि एक जो मल्टी सेलुलर, जैसे ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म है और वो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, और फेगोसाइटोसिस का जो मैकेनिज़्म होता है वो किस तरीके से पैथोजेंस को रिमूव करता है, बॉडी के कचरे को ख़त्म करता है, सेल डेब्रिस को ख़त्म करता है। उसका तरीक़ाकार जैसे ये ऊपर मैंने आपको पहली स्लाइड के अंदर जो है दिखाया कि कैसे जो है वो मेम्ब्रेन बनाता है, कैसे जो है वो वैक्यूल बनने के बाद जो है वो अपना एक सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी का है वो उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो कैसे उसे डाइजेस्ट कर लेता है। और ये अमल जिसमें ये एक सेल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इस सेल को हम फेगोसोम कहेंगे, जो कि उस बैक्टीरिया को खा रहा है या डेड सेल टिश्यूज़ को खा रहा है, और जो ये ऑब्जेक्ट है ख़ास तौर पे। और इस अमल को क्या कहेंगे, इस अमल को कहेंगे फेगोसाइटाइज हो जाना। उसके बाद एक नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है डिफरेंट किस्म के जो डिटेल दी गई है कि जो फेगोसाइटोसिस का अमल है उसमें किस तरीके से जो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल हैं वो सराउंड हो जाते हैं, इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं उस सब्सटेंस के गिर्द, उस पार्ट के गिर्द जो डेड हो गया है और या बैक्टीरिया है, और उसे बॉडी से उस डेड सेल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, जैसे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो स्पैन होता है 120 डेज़ होता है, और उसके बाद वो फेगोसाइटोसिस के अमल से गुज़रते हैं। किस तरीके से, जैसे पहले मैंने आपको एक जुमला कहा था कि रेटिकुलो एंडोथेलियल मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि दो तरह के होते हैं। एक तो मोबाइल होते हैं, उन मोबाइल के अंदर आपकी दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एक वॉन्डरिंग टिश्यूज़ होते हैं जो कि जगह जगह पे चलते रहते हैं बॉडी के अंदर और
ये चीज़ ढूंढते रहते हैं कि कहीं बैक्टीरिया या कोई सेल डेब्रिस मौजूद तो नहीं है, ताकि उसको ख़त्म किया जा सके और जो है बॉडी का सिस्टम चलाया जा सके। और ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल मैक्रोफेजेस हैं, इसमें जिस तरह मैंने 2 तरह के बताए, एक फिक्स्ड होते हैं और एक मोबाइल होते हैं। जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, वो हमारी स्प्लीन, लिवर आ जाते हैं, जिसमें जो हमारी बॉडी के डिफरेंट किस्म के जो सेल्स होते हैं, डेब्रिस होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो मोनोसाइट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि आपने पहली स्लाइड्स के अंदर देखा कि जिसमें डिफरेंट कंटेंट है ब्लड के, उसमें मोनोसाइट्स होते हैं जो कि इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें 2 चीज़ें, फिक्स्ड और मोबाइल। फिक्स्ड के अंदर हमारी स्प्लीन आ जाती है प्लस लिवर आ जाता है, और उसके बाद मोबाइल के अंदर, मोबाइल यानी मैक्रोफेजेस, मोबाइल मैक्रोफेजेस के अंदर आपके आ जाते हैं मोनोसाइट्स प्लस जो वॉन्डरिंग टिश्यूज़ हैं, मोबाइल वॉन्डरिंग माइक्रोफेजेस। अब ये है कि ये किस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं। इसमें जो हमारी मोनोसाइट्स हैं, वो तो जैसे आपको फर्स्ट वाली एक स्लाइड के अंदर बताया कि वो किस तरीके से इर्द गिर्द एक प्रोटीन की लेयर इकट्ठी करके उसके बाद मैक्रोफेजेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपके जो डेड डेब्रिस हैं या बैक्टीरियाज वगैरह हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर हमारी फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं, जिसमें हमारी स्प्लीन और लिवर आ जाते हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि दिमाग की वेगस नर्व के ज़रिए कंट्रोल होता है, और इसमें मेजर ऑर्गन हिस्सा लेते हैं, जिसमें सिर्फ लिवर और स्प्लीन ही, हार्ट और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी बीच में इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि जो हमारी वेगस नर्व है वो जो मेन ऑर्गन्स के ऊपर फंक्शन करती है। अब लिवर कैसे करता है? लिवर के अंदर जो हैं वो कूफर सेल्स मौजूद होते हैं। कौन से सेल्स मौजूद होते हैं? कूफर सेल्स, जो कि हमारे इन डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प आउट करते हैं। जो हमारी सेल डेब्रिस हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। उन्हें कहा जाता है कूफर सेल्स, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? हमारे लिवर के अंदर। फिर हमारा जो स्प्लीन के अंदर सिस्टम है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, एक मेजर पार्ट है, जहाँ पे रेड पल्प मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि एक बहुत ही मॉडिफाइड किस्म के सेल्स होते हैं, और जिनको सेल्स ऑफ इलिप्टोसाइट्स कहा जाता है, और वो इन डेड सेल्स को जाके हमारी बॉडी के अंदर ख़त्म करते हैं। और जो ये फैगोसाइटोसिस का अमल होता है, इस अमल के ज़रिए हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम कायम है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो इस फैगोसाइटोसिस के अमल से गुज़रने के बाद क्लीन होती रहती है, और ये डिस्ट्रक्शन जो होती है ये एक ख़ास किस्म का सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और ब्रेन किस तरह? वेगस नर्व के ज़रिए कंट्रोल करता है। मेजर ऑर्गन्स के अंदर जो है ये सिस्टम चल रहा होता है, ताकि हमारा जो एक हेल्दी फिनोमेना है बॉडी का वो चलता रहे। अब ये कि उस हेल्दी फिनोमेना को चलाने के लिए जो 2 चीज़ें हैं जो डिस्ट्रक्शन को में हिस्सा लेने के लिए हैं, जो इस ह्यूमन ब्लड सेल्स को नॉर्मली फैगोसाइटोस करती हैं, उसमें जो 2 अहम कंटेंट हैं, उसमें एक है फॉस्फेटाइडाइल सीराइन एंड द सेकंड इज़ CD47। अब ये 2 चीज़ें क्या हैं? ये 2 चीज़ें, जो फॉस्फेटाइडाइल सीराइन है, ये एक जो PS, ये क्या है? एक फैटी सब्सटेंस है, जो कि एक फॉस्फोलिपिड कहलाता है, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन कह लें, टाइप ऑफ। ये हमारे
ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। ये हमारे जो फॉस्फोटाइडाइलसेराइन है और उसका महाफिज है और ब्रेन के सेल्स के दरमियान मैसेजिंग करता है, ठीक है, उन मैसेजिंग करने का एहतमाम करता है। और इसका जो मेन फंक्शन क्या है, हमारी मेमोरी को इन्हेंस करना। हमारी मेमोरी जो है वो इसके मरहून मिन्नत है, हमारी मेमोरी जो है इससे बढ़ती है। और ओल्ड एज के अंदर जब इसकी कमी होनी शुरू हो जाती है तो मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। सम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी मेमोरी लॉस होता है। उसकी कॉजेज़ कुछ और हैं, वो फिर मैं आपको आगे बाद में बताऊंगी। लेकिन ये है कि ओल्ड एज के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाए, इसकी बहुत ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाए, तो एक अल्जाइमर का जो मर्ज़ है वो ख़ास तौर पे इसी के मरहून मिन्नत है। इसके अलावा जब इंसान का स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो इंसान का क्या होता है, कार्टिसोल बढ़ जाता है, ठीक है, और ये उसे कार्टिसोल को कम करता है। और इसका एक जो मेन फंक्शन है वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, हेल्प आउट करता है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा के, जो मेल सेक्सुअल फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत हेल्प आउट करता है। लेकिन ये कि इसकी कमी से क्या होता है, डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसान की डिसीजन पावर में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। इंसान की दिमागी समझबूझ जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। और फॉस्फोटाइडाइलसेराइन का एक जो सबसे बड़ा काम है वो है डोपामीन को स्टिमुलेट करना। डोपामीन क्या है? डोपामीन ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि ब्रेन के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि नार्मोक्रोमिक एनीमिया जब कॉज होता है तो वो किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है। क्यों नार्मोक्रोमिक एनीमिया को मैं बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करती हूँ किसी भी पेशेंट को चेक करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद यही है। अब जो हम डोपामीन की बात कर रहे थे कि डोपामीन क्या है, हैप्पी हार्मोन है, और जो फॉस्फेटाइडाइलसेराइन है वो डोपामीन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और डोपामीन हैप्पी हार्मोन है जो बंदे के मूड को खुशगवार बनाता है, सही। लेकिन अगर उसकी ज़्यादती हो जाए तो सेल्फिश भी कर देता है। आगे जाके आपको बताएंगे सेल्फिश यानी कि आर्सेनिक एल्बम बना देता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी, सिर्फ आर्सेनिक एल्बम ही सेल्फिश नहीं होता। आपकी फास्फोरस, आपका नाइट्रम्योर, आपका आरममेट, किसी के अंदर भी सेल्फिशनेस पाई जा सकती है। किसी भी सूरत में आप, ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की सिम्टम और दोनों तरह की, जैसे कहना चाहिए, एक्सट्रीम्स हर मेडिसिन में पाई जाती हैं। तो उस एक्सट्रीम को आगे जाके आपको समझ आएगी कि इस तमाम चीज़ को पढ़ाने का मकसद क्या है। कि सिर्फ आप आर्सेनिक को ही ना सेल्फिश लें, बेचारे को एक आर्सेनिक को ही नहीं कहें। आर्सेनिक की बहुत सारी अच्छी खूबियाँ भी हैं जो आगे जाके डिस्कस करेंगे इसके किसी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। लेकिन अब क्या है कि फॉस्फेटाइडाइलसेराइन का जो एक मेन, जिसे कहना चाहिए, फंक्शन जो ना सिर्फ इन हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसमें एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि एलोपैथी में, अल्जाइमर के डिज़ीज़ में, या जो है किसी भी मेंटल स्ट्रेस के अंदर जो है इसे क्रूड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। क्योंकि होम्योपैथी में क्रूड फॉर्म में कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल की जानी सख्ती से ममनू है। तो हम सब चीज़ें जो है वो पोटेंटाइज फॉर्म में यूज़ करते हैं और उसके फंक्शन, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाता है बॉडी के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है रादर देन क्रूड फॉर्म में यूज़ करना। क्रूड फॉर्म में होम्योपैथी में यूज़ करना उसकी फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ है और वो एक जहर बन जाता है। ना तो होम्योपैथी में स्टेरॉइड यूज़ होते हैं, वो बिल्कुल अगेंस्ट है हमारी पैथी के, हमारी फ़िलासफ़ी के। लेकिन एलोपैथी में जो है वो फॉस्फेटाइडाइलसेराइन का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बेदरेग हो रहा है। क्योंकि जो हमारे पास एडिक्टेड पेशेंट आते हैं वो जिस हाल में आते हैं हम आपको आगे चल के उसके बारे में बताएंगे। अब ये है कि इसका बेदरेग इस्तेमाल जब ये 300 mg से ज़्यादा हो जाता है, क्रूड फॉर्म में कह रही हूँ, नॉट इन होम्योपैथी, ठीक है। होम्योपैथी में तो बस सोचें भी नहीं इसका कि इसको क्रूड फॉर्म में यूज़ किया जाए। जब ये 300 मिलीग्राम से ऊपर हो जाता है, 300 मिलीग्राम, नॉट ग्राम, मिलीग्राम, तो उससे क्या है, स्टमक डिसऑर्डर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और स्टमक डिसऑर्डर्स के अंदर जो है वो पेशेंट
अल्सरेटिव कोलाइटिस, आपका IBS, और इसके अलावा एसिडिटी, ब्लोटिंग, और फिर फाइनली वो चीज़ IBS के साथ दोबारा डिप्रेशन और वो सारी चीज़ें कॉज करती है। तो इसका जो है वो एलोपैथी में क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा होता है। अब आ जाते हैं हम कि CD47 क्या है। CD47 जो है ये आपकी टाइप ऑफ प्रोटीन है और ये जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द पाई जाती है। जो बॉडी के डिफरेंट सेल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द ये प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, वो सेल्स जो हमारे बॉडी के की ज़रूरत हैं, जिनको अभी फैगोसाइटोज नहीं होना, जिनको अभी ख़त्म नहीं होना, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं कि वो कहीं फैगोसाइटोज ना हो जाएं, उनको कहीं खा ना लिया जाए। उसके अलावा इनका एक और काम क्या है, इसी प्रोटीन का, यही प्रोटीन जो है उसी तरह फैगोसाइटोसिस के अमल से गुजारने के लिए, किसी डेब्रिस को, किसी कचरे को निकालने के लिए उसको खाने का अमल भी जो है खाने का अमल भी परफॉर्म करती है, हम इसे कहेंगे हेल्प आउट करती है। किसी भी सेल को जिसकी एज ख़त्म हो चुकी हो उसको खाने में, उसको ख़त्म करने में, उसको किसी डिज़ीज़ के डेवलप करने में ख़त्म करके हेल्प आउट करती है। ये दो चीज़ें जो हैं वो एक फॉस्फेटाइडाइलसिराइन और एक CD47 जो है, ये टाइप ऑफ प्रोटीन हैं जो कि इस अमल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इनकी कमी बेशी भी जो डिज़ीज़ डेवलप करती है वो भी हमारे नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया से रिलेटेड हैं। आगे जाके आपको उसकी समझ आएगी। अब ये है एक स्लाइड और जो मैंने निकाली है इसके अंदर, वो है कि व्हाट कैंसर्स कॉज नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, कि किस टाइप के कैंसर जो हैं वो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया को डेवलप करते हैं। उसमें जैसे स्लाइड के अंदर दिया गया, द कलरेशन ऑफ फैक्टर बिटवीन द नॉर्मोसाइटिक एनीमिया एंड कोलोन, उसमें जो आ जाता है कोलोन कार्सिनोमा, ठीक है, अंतड़ियों का कैंसर, सिग्माइड कार्सिनोमा, रेक्टल कार्सिनोमा एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। यहाँ पे तो उन्होंने एक एक्सट्रीम लेवल बताया है कि ये कार्सिनोमास जो हैं वो डेवलप करते हैं आपके नॉर्मोसाइटिक एनीमिया को। लेकिन होम्योपैथी में हम साइन सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर उनमें हम साइन सिम्टम्स के ऊपर जाएं तो नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के अंदर या नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के अंदर या मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम आएंगी उसमें सारी की सारी सिम्टम आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करने में सबसे ज़्यादा उसका ताल्लुक होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी खुदा ना खास्ता कैंसर की तरफ ही जाएं तो तभी आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। आप बिफोर हैंड भी किसी पेशेंट को उन सिम्टम के ऊपर इतने एक्सट्रीम लेवल पे जाने से बचा सकते हैं। और ज़रा सी प्रैक्टिस आपको बता देती है कि पेशेंट किस तरफ जा रहा है और आपने उसको कैसे सेव करना है। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो वैसे ही अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी मेहरबानी और अमरत है किसी भी पेशेंट के लिए कि अगर वो पेशेंट को दे दिया जाए तो वो बहुत जल्दी सेव हो जाता है। और एज़ पर थेरेप्यूटिक और एज़ पर साइन सिम्टम जो हम हेल्पिंग रेमेडीज़ यूज़ करते हैं वो एक प्रॉपर नुस्खा आपको बताएंगे कि किस तरीके से बनाते हैं जिसमें ये कि पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। और ख़ास तौर पे ये कॉन्सेप्ट नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया को फोकस करने का ये है कि इस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करने से, बिकॉज जस्ट माय एक्सपीरियंस, मैं किसी पे इम्पोज नहीं कर रही कि वो इस तरीके से ट्रीट करे, लेकिन होम्योपैथी में इस चीज़ को लेके चलना किसी भी पेशेंट को बहुत जल्दी रिवर्सल की तरफ लेके जाता है। और ये कॉन्सेप्ट लोगों का, जी होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बहुत ही एक क्विक रिज़ल्ट आपको मिलता है किसी भी इवन क्रॉनिक केस में। एक तो होता है ना आपका एक्यूट केस में तो होम्योपैथी कमाल चीज़ है। अगर उसके ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो तो बहुत ही कमाल चीज़ है। लेकिन अगर आपका कोई क्रॉनिक केस भी आपके पास आ गया है और आप उसको प्रॉपर तरीके से डील करते हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अब आ जाते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया डेवलप करती हैं या नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया जो भी आप कह लें।
अब ये इसमें इन्होंने ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया इंक्लूड, जिसमें मिथाइल डोपा बताई है, आपकी एलोपैथिक रेमेडी, ये सब क्रूड फार्म वाली मेडिसिन है। इसमें कोई होम्योपैथिक नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया डेवलप करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम सिर्फ एहतियात करते हैं आपके जो सॉल्ट्स होते हैं, जो बायोकेमिक सॉल्ट्स होते हैं, उनको यूज़ करने में, कि उनको अगर एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट मौजूद हैं। अदरवाइज़ कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि साइन सिम्टम की बेस के ऊपर दी जाएगी, जो कि प्रॉपर वे में केस लेके दी जाएगी, वो कभी भी किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं लेके आती। क्रॉनिक केसेस के अंदर, कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ आर ओनली फॉर एलोपैथ नॉट फॉर होम्योपैथ, उसमें तो साइन सिम्टम के ऊपर आप किसी भी चीज़ को ट्रीट करते हैं। लेकिन उसको मैं इस तरीके से ऑटोइम्यून कह रही हूँ ताकि बाकी सब लोगों को भी समझ आए कि उसमें भी जब आप साइन सिम्टम को लेके चलते हैं, प्रॉपर तरीके से देखते हैं, तब भी आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। और कौन कौन सी जो मेडिसिन है जो नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया को डेवलप करती हैं, इसमें इन्होंने मिथाइल डोपा बताई हुई है, पेनिसिलिन बताई हुई है, स्फेलोस्पोरिन्स और एरिथ्रोमाइसिन, ये तमाम किस्म की मेडिसिन जो आप इसमें देख रहे हैं, ये नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया का। और मेरे ख़्याल में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें इन मेडिसिन को किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल ना किया गया हो, एंटीबायोटिक की सूरत में इस्तेमाल ना किया गया हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी की तौर पे जितनी मेडिसिन यूज़ होती हैं वो नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कॉज करती हैं। और एक मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी हकीकत है, कि मैंने जब भी किसी मरीज़ को प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ों से रिस्ट्रिक्टेडली, जिसको परहेज़ करने को कहा है, सख्ती से मना किया है, तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जिससे मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ज़रूर कह सकती हूँ कि जितने भी आपकी प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, जैसे बच्चे अक्सर लेज़ की चिप्स खा रहे हैं और डिफरेंट किस्म की कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या अला बला खा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को, टिन फूड्स हैं आपके जो डब्बे वाले जूस हैं, दूध है, और इसके अलावा आपके जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वो तमाम की तमाम चीज़ें, एनर्जी ड्रिंक्स, जब आप छोड़ दें तो वो बहुत बेहतरी आ जाती है नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के पेशेंट पे। तो इस तरह मैं ये कह भी सकती हूँ कि वो नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया को कॉज भी करते हैं। एक बड़ी वजह आज के दौर में हर दूसरे बंदे का इन इश्यूज़ की तरफ जाना, इन प्रॉब्लम्स की तरफ जाना, एक वो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। अब ये आ जाता है कि नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया या नॉर्मोसाइटिक एनीमिया की सिम्टम्स क्या हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं इसमें दी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। उन सिम्टम्स के ऊपर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है फिटीग और लो एनर्जी। फिटीग और लो एनर्जी जो है वो फिर और बहुत सारी चीज़ों की तरफ और बहुत सारी काजेज़ की तरफ जाती है, जिसमें ख़ास तौर पे आपका जो है वो हाइपोथायराइडिज्म आ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर पेशेंट थका थका उठेगा, सुबह अपने आप को ड्रैग करके चलेगा, बड़ी मुश्किल से उससे काम होगा, और फिर आहिस्ता 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 जब अपने आप को मूवमेंट की तरफ लेके आएगा तो उसके बाद जाके वो अपने आप की तरफ बेहतरी महसूस करेगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे बिगनर्स और बहुत सारे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं उनका दिमाग ज़रूर जो है वो रस्टॉक्स की तरफ जा रहा होगा, जो कि एक हाइपोथायराइडिज्म की बहुत बड़ी दवा है। और बाकी चीज़ें जो नोसोड्स वगैरह आते हैं वो तो बात का इशू है, और इसमें मैं इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ लेकिन बिल्कुल एंड में। और इसके अलावा जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग वीक, डेफिनेटली जनरल फीलिंग और बीइंग वीक, ना सिर्फ स्ट्रेस लेवल, जैसे मैंने पीछे जो है वो आपको स्लाइड के ऊपर भी डिफरेंट किस्म के जो आपके प्रोटीन्स और इसके अलावा जो हार्मोन्स के बारे में बताया कि फॉस्फेटाडाइलसिराइन जो डिफरेंट हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करता है, लाइक कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, आपका डोपामीन, कार्टिसोल, उन तमाम चीज़ों के अप एंड डाउन से जो डिफरेंट किस्म की सिम्टम्स डेवलप होती हैं, उसमें एक जनरल फीलिंग और ऑफ बीइंग वीकनेस भी है। टेस्टोस्टेरोन नीचे चला गया, ऑक्सीटोसिन बढ़ गया, डोपामीन जो है वो लो हो गया, वगैरह वगैरह। वो तमाम चीज़ें भी आगे जाके आपको तफसीलन समझाई जाएंगी, बिकॉज जस्ट पार्ट 1 इट वाज इंट्रोडक्शन, इवन दो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। मेरे हिसाब से लेक्चर बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बोरिंग किस्म का। आगे आप
इंटरेस्टेड होंगे कि इसके ट्रीटमेंट और इसकी साइन सिम्टम के ऊपर, कुछ थोड़ा बहुत तो साइन सिम्टम आपको क्लियर कर रही हूँ, लेकिन ये नार्मोक्रोमिक एनीमिया की हैं। हमारी होम्योपैथी में साइन सिम्टम लेने का तरीका और भी बेहतर है और भी वसी है। अब ये कि इसमें पेल स्किन, डेफिनेटली इट्स एनीमिया, तो पेल स्किन आएगी पेशेंट की, ठीक है। डिजीनेस तकरीबन 99% पेशेंट जो कि नार्मोक्रोमिक एनीमिया के हैं उनमें डिजीनेस आती है, हेडेक्स आते हैं। ज़ाहिर है इससे जो मेन चीज़ डेवलप होती है वो एसिडिटी है। एसिडिटी जो है वो आपको माइग्रेन तक लेके जाती है, आपको IBS तक लेके जाती है, हेडेक्स उसमें आ जाते हैं। ब्रेन फॉग, जैसे अभी आपको पहले मैंने बताया था कि फॉस्फेटाइडाइलसिराइन जो है उसकी कमी से अल्जाइमर का डिज़ीज़ होता है, आपका मेमोरी लॉस होता है, और ओल्ड एज के अंदर जो है ये इसके लॉस से अल्जाइमर का डिज़ीज़ होता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है? ब्रेन फॉग से। डिफ़िकल्टी विद कंसंट्रेशन एंड मेमोरी इसमें दी गई है। फिर लेक ऑफ मोटिवेशन। लेक ऑफ मोटिवेशन, किसी भी काम को करने को दिल नहीं करता। आपका कलकीरिया कार्ब कभी नहीं उठेगा कोई काम करने के लिए, उसका दिल ही नहीं करता। डिजीज़ डेवलप हो गई है, अल्ट्रसफेरिनोसा हिलना ही नहीं चाहता, वो कहता है मैं सोया रहूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हेलोनियास को करने की कोशिश भी करेगा तो नहीं कर पाएगा। लिलियम टिक बड़ी मुश्किल से उठेगा चिड़चिड़ करता हुआ, ठीक है। सीपिया तो करना ही नहीं चाहती, वो कहती है मैं कुछ भी ना करूँ, या करना ही नहीं चाहता, ठीक है। मेल के ऊपर भी सीपिया बहुत अच्छा काम करती है, एक बेचारी ख़वातीन को बदनाम ना किया जाए, ठीक है। ये सिम्टम तो वो हैं जो कि गूगल ने बताई हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी सिम्टम हैं, जिसमें मेन सिम्टम्स मैं एसिडिटी की बताऊंगी। उन मेन सिम्टम्स के अंदर जो है वो पेशेंट सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन करता है कि मैं खाना खाता हूँ तो मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मेरा खाना मुझे ऐसे लगता है मैदे में पड़ा हुआ है, मेरा खाना किसी तौर पे डाइजेस्ट होने का नाम नहीं लेता, उसी के बब्स मुझे आ रहे होते हैं, उसी के डकार आ रहे होते हैं, उसी की फीलिंग, जब मैं डकार भी लूँ तो मुझे ऐसे लगता है वही खाना मुँह को आ रहा है। अब आपका दिमाग जो है बहुत सारी मेडिसिन की तरफ जा रहा होगा, बहुत सारी चीज़ों की तरफ जा रहा होगा। हमारी एंटीमोनियम क्रूड, द मेन रेमेडी ऑफ दैट नार्मोक्रोमिक एनीमिया, द सिम्टम ऑफ नार्मोक्रोमिक एनीमिया। फिर उसके बाद आपकी आयरस, तेज़ाबी पानी, वाटर ब्रश, आपकी नेट्रम फॉस, दी बेस्ट रेमेडी। फिर ब्लोटिंग हो जाती है, पेट सूज जाता है, फूल जाता है, ठीक है, कार्बोवेज, ये उसकी सिम्टम में आ रही है नार्मोक्रोमिक एनीमिया की। लोअर एब्डोमिनल गैसेस, लाइकोपोडियम आ गई, बहुत पूरे पेट में गैस ही गैस, चाइना आ गई। फिर उसके बाद आयरस आ गई, मिग्रेन के साथ एसिडिटी, ब्लोटिंग। मिग्रेन किसी सूरत नहीं जाता जब तक वॉमिट ना हो जाए, कड़वा पानी, ये तमाम की तमाम जो सिम्टम है वो नार्मोक्रोमिक एनीमिया में आती हैं। फिर पेल स्किन में अगर आप चले जाएं तो बहुत सारी मेडिसिन आ जाती हैं, आपकी बायोकेमिक में आ जाती हैं, कलकेरिया फॉस, फेरम मैट, सो मैनी रेमेडीज़। मुंह का खुश्क होना या मुंह में ज़रूरत से ज़्यादा सलाइवेशन, ब्रायोनिया, मर्कसॉल, एज़ पर सिम्टम आप इसमें जितनी मेडिसिन इंक्लूड करते चले जाएंगे, जितनी इसमें सिम्टम आती चली जाएंगी नार्मोक्रोमिक एनीमिया, आपका मटीरिया मेडिका जो है वो आपको गिफ्ट देता रहेगा, और पेशेंट जो है वो ट्रीट होते रहेंगे, आपको दवाएं देते रहेंगे, ठीक है। वसीला बने वसीला, हम वसीला होते हैं। मेरे ख़्याल में हर होम्योपैथ जो है ना वो एक पत्थर की तरह है जिसको अल्लाह ने फ़िक्स किया हुआ है। कोशिश करें कि वो पत्थर बने जो कि रास्ते में पड़ा हुआ लोगों को पत्थर नज़र आए, लेकिन कोई आके उसके साथ घोड़ा बांधेगा, कोई आके उसके ऊपर कचरा फेंकेगा, कोई आके उसको ठुड्डा मार के चला जाएगा, कोई उसको अच्छा कहेगा, कोई उसे तकिया बना लेगा, लेकिन वो हर एक के काम आ रहा होगा, और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे लुढ़का देगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि वही बने, तंग ना हो, पेशेंट से चिढ़ा ना करें। अब आ जाते हैं हम कि साइन सिम्टम तो हमने देख ली। जब आप पेशेंट की किसी की टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं तो तब नार्मोसाइटिक और नार्मोक्रोमिक एनीमिया में आपको मिलेगा क्या, ठीक है, मिलेगा क्या। अब यहाँ पे आप ख़ुद दे सकते हैं कि जो पिछली पूरी तमहीद मैंने बांधी थी कि RBC काउंट जो है, नॉर्मल जो सेल है वो कैसा होता है, अब आपको समझ आएगी कि वो क्यों मैंने बताया था कि नॉर्मल सेल कैसा होता है जो है। उसके बाद आपका मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइट कैसा है, नार्मोसाइटिक कैसा है, वो सारी की सारी चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी कि वो क्यों मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाई थी, वो एक बोरिंग सी चीज़, ठीक है। सो इसमें आप देख रहे हैं नीचे आपको
जो पैथोलॉजिस्ट का कमेंट है वो नज़र आ रहा है कि नार्मोसाइटिक एंड नार्मोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि आरबीसी काउंट इज़ लो। ठीक है, आरबीसी काउंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर भी मौजूद है। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा आपको लो ही नज़र आएगा नार्मोसाइटिक के अंदर। हेमेटोक्रिट आपकी आयरन जिससे रिलेटेड है वो भी आप देख रहे होंगे, लोएस्ट बॉर्डर लाइन देखें और इस पेशेंट की देखें, दैट इज़ लो। ठीक है, फिर MCHC, ठीक है, ये हायर साइड पे जा रहा है। ये तमाम चीज़ें लिम्फोसाइट्स इसमें लो, खैर ये तो एक वायरल अटैक के बाद की पेशेंट की जो है वो हिस्ट्री है, इस वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ नार्मोक्रोमिक एनीमिया के ऊपर जो है वो लेक्चर दे रही हूँ, तो वो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसके अंदर। और यहाँ पे कंक्लूजन भी लिखा हुआ है कि नार्मोक्रोमिक एंड नार्मोसाइटिक RBC एडुकेट प्लेट प्रेजेंट। ठीक है ना। फिर अगर आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो आपको कोई ख़ास चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे आपने डायग्नोज कैसे करना है पेशेंट को, जहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा लेकिन आपको जो है वो कमेंट तो मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो आपने नार्मोक्रोमिक और नार्मोसाइटिक एनीमिया को सबसे ज़्यादा अपनी मैं कहूँगी छोटी मोटी अकल इस्तेमाल करके, जिस तरह मेरी कोई औकात नहीं, कोई अकल नहीं, इस्तेमाल करके उसकी साइन सिम्टम के ऊपर डायग्नोज करना है। और यहाँ पे आप लोएस्ट और हाईएस्ट बॉर्डर लाइन देख के डायग्नोज के, ये लोअर साइड पे लोएस्ट बॉर्डर लाइन की तरफ जा रहा है तो आप उसे देखेंगे। ठीक है, और सम टाइम ये होता है जब आपका MCV MCH लोअर साइड के ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो अक्सर औकात आपका RBC काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। RBC काउंट इंक्रीज़ होने की वजह, एक मेन पर्पस जो है वो ये होता है कि बॉडी ने किसी ना किसी सूरत तो कंपनसेट करना होता है ना। अगर कुछ सेल्स जो हैं वो जल्दी अपनी एज से पहले डेड हो रहे हैं, ठीक है, एज से पहले ख़त्म हो रहे हैं, तो दूसरे सेल उसकी जगह लेंगे ताकि बॉडी का सिस्टम जो है वो कायम रहे। तो ऐसी सूरत में आप लोएस्ट और हाईएस्ट बॉर्डर लाइन को देखते हुए पेशेंट को, और प्लस साइन सिम्टम के ज़रिए, जिसमें मेन सिम्टम अभी मैंने पीछे आपको बताई कि पेशेंट की एसिडिटी, ब्लोटिंग और उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, अगर वो डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली वो नार्मोक्रोमिक और नार्मोसाइटिक एनीमिया की तरफ जा रहा है, इवन दो उसकी कोई साइन सिम्टम, उसकी जो रिपोर्ट है थेरेपेटिक में किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा। अब यहाँ पे भी आप अगर गौर करेंगे, नार्मोक्रोमिक और नार्मोसाइटिक एनीमिया तो डायग्नोज किया गया है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर क्या आ रहा है? रिपोर्ट में अगर आप गौर करें तो आपको लोएस्ट बॉर्डर लाइन वाज़े तौर पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, मीन कार्पोसल हाइट देख लें, पेशेंट की लो है, लोअर साइड पे जा रही है, ये प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर। इसी तरह इन चीज़ों को देखते हुए फिर उसके बाद आप पेशेंट की साइन सिम्टम लेंगे, उन साइन सिम्टम के ऊपर आप डायग्नोज करेंगे। यहाँ पे इसका प्लेटलेट काउंट भी जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो आपको डायग्नोज करने में हेल्प आउट करती हैं। ज़रूरी नहीं कि पेशेंट की रिपोर्ट बहुत ख़राब आए तभी आप उसको जाके डायग्नोज करें। ठीक है, यहाँ पे आप गौर करेंगे तो वाज़े तौर पे आपको जो है मीन सेल हाइट और मीन सेल वॉल्यूम जो है वो नज़र आ रहा होगा, ये देखें। ठीक है, ये अगर गौर करेंगे तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह इन चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए, यानी कि हम आम ज़बान में समझाएंगे कि नार्मोसाइटिक और नार्मोक्रोमिक एनीमिया जब किसी पेशेंट का के जो नॉर्मल सेल है जिसकी एज जो है 120 डेज़ है, वो 120 डेज़ पूरे करने से पहले डेड हो जाए, पहले फेगोसाइटोज हो जाए, तो वो नार्मोसाइटिक और नार्मोक्रोमिक एनीमिया कहलाएगा। वक्त से पहले ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना सेल का जो है वो नार्मोसाइटिक और नार्मोक्रोमिक एनीमिया कहलाता है। और उसकी वो जो डिटेल साइन सिम्टम की मैंने आपको दी है वो होती है। अब इन चीज़ों को अगर आप देखें तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम के तमाम जो इशू हैं, वो ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी को की जो साइन सिम्टम डेवलप कर रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल साइन सिम्टम नहीं आती हैं, फिज़िकली जो उसकी अपीयरेंस के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आता, बल्कि उसकी मेंटल सिम्टम भी बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएंगी। जैसे मैंने आपको फॉस्फेटाडाइल सेराइन के बारे में बताया कि वो क्या क्या करता है, वो टेस्टोस्टेरोन पे काम कर रहा है, ठीक है, उसकी कमी से डिप्रेशन बढ़ रहा है, उससे ऑक्सीटोसिन डिस्टर्ब हो रहा है, उससे डोपामीन जो है वो
कम हो रहा है, ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है, इसी तरीके से जो है वो उससे जो मेमोरी लॉस हो रहा है, और वो कितने मेजर हार्मोन्स के ऊपर काम कर रहा है। और अब आ जाते हैं कि उन जो हार्मोन्स हैं उनका डिस्टर्ब होना हमारे इर्द गिर्द माशरती इश्यूज़ जो हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा, जिनको हम होम्योपैथी में तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जनरली बाकी पैथीज़ के अंदर उसको नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारे लिए मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा अहम है। नार्मोक्रोमिक एनीमिया के कॉज होने की एक वजह जो है वो आपके डिप्रेशन का बढ़ना। अगर आप एक बच्चे में देखें, हम देखेंगे बच्चे में डिप्रेशन क्यों आ गया भाई, बच्चा जो है वो क्या है, वो स्नब हो रहा है, ठीक है। एक स्नब्ड पेशेंट, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, मर्द है, अगर वो स्नब्ड पर्सनैलिटी है तो डेफिनेटली उसका जो है वो डोपामीन तो ज़ीरो पे ही चला जाएगा ना, उसका डिप्रेशन लेवल बढ़ जाएगा और उसका ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका कार्टिसोल लेवल, हर वक्त बच्चे को डांटा जाता रहे, हर वक्त उसको डिप्रेस किया जाता रहे, हर वक्त उसको डिप्रेशन में रखा जाता रहे, तो क्या होगा, उसका कार्टिसोल लेवल तो हर वक्त बढ़ा रहेगा। उसका कार्टिसोल लेवल बढ़ा रहेगा तो डेफिनेटली इसमें डिफरेंट किस्म का एनीमिया काज हो सकता है, डिफरेंट किस्म की डिजीज़ डेवलप हो सकती हैं, तो उसकी फ़िज़िकल सिम्टम भी आना शुरू हो जाएंगी। खैर, ये तो एक अलग टॉपिक है जिसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको जिस तरह मैंने बताया कि जैसे जैसे आपका MCV MCHC जो है वो डाउन की तरफ जाएगा, उसी तरह जो है वो हम क्लियर पिक्चर की तरफ जाते चले जाएंगे कि जो पेशेंट है वो नार्मोक्रोमिक एनीमिया का पेशेंट है। और यहाँ पे देखें, इस पेशेंट का RBC काउंट भी नीचे, हीमोग्लोबिन भी डाउन, हेमेटोक्रिट भी डाउन, MCH भी डाउन और MCHC भी डाउन। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस बात को क्लियर कर रही हैं कि पेशेंट जो है वो नार्मोसाइटिक और नार्मोक्रोमिक है। अब इसमें जो क्लियर तौर पे स्वीयर हाइपोक्रोमिया बताया है, हाइपोक्रोमिया मीन के सेल का छोटा हो जाना, यहाँ पे हाइपोक्रोमिक एनीमिया इन्होंने डायग्नोज किया हुआ है कि हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, यानी कि श्रिंक हो जाना। अब ये है कि जो नॉर्मल सेल है वो कैसा है और हाइपोक्रोमिक RBC वो कैसा है और स्वीयर हाइपोक्रोमिया जो है वो किस तरह का है, ठीक है। ये दो स्लाइड जो हैं उसको क्लियर कर रही हैं। अब ये है कि इसमें जो कलर डेफिशिएंसी कर लें कि हाइपोक्रोमिया है क्या। हाइपोक्रोमिया मीन्स दैट द रेड ब्लड सेल हैव less color than normal when examined under the microscope. This usually occurs when there is not enough pigment that carries oxygen hemoglobin in the red blood cell. अब हाइपोक्रोमिक एनीमिया जिस भी पेशेंट में होगा जिसमें ये पिगमेंट कम होगा, यानी कि इस पिगमेंट का ख़ास तौर पे ताल्लुक़ जो है वो आपके MCHC के साथ है, ये देखें, तो वो हाइपोक्रोमिक एनीमिया कॉज करता है। हाइपोक्रोमिक एनीमिया की जो मेन सिम्टम है उसमें सफोकेशन है, पेशेंट जो है वो सफोकेटेड रहेगा। मैं दरवाजे खिड़कियां खोल दूं, कार्बोवेज, ठीक है, मुझे सांस नहीं आ रहा, स्पीडोस्पर्मिया, मैं वॉशरूम में नहाने के लिए जाऊं, मेरे मुंह पे पानी पड़ता है तो मेरा सांस बंद होता है, मैं वॉशरूम खोल के नहाता हूं। अचानक कोई बेल बजे, कोई डोर बेल बजे, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, मुझे कोई ज़ोर से आवाज़ दे, मुझे कोई चीख की आवाज़ दे, मेरा बच्चा अचानक रोना शुरू कर दे, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, एकोनाइट, ठीक है, मेरे दिल की धड़कन कंट्रोल में नहीं आती, स्पाइजीलिया। तो ये सारी की सारी जो सिम्टम्स हैं वो हमारी डिफरेंट मेडिसिन को इंडिकेट कर रही हैं और ये उसकी स्लाइड्स हैं। ये मैंने जैसे कहा कि गूगल से निकाली हुई हैं। आगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है उसको डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी वक्त डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो है वो तकरीबन लेक्चर 45 मिनट तक हो गया और मेरी कोशिश थी कि मैं इसको आपको इस हद तक समझा सकूं। पता नहीं मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुई ना हुई इस नकारा में, मुझे ज़रूर आप बताइएगा, ख़ास तौर पे मेरे स्टूडेंट कि उनको कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है या नहीं। अल्लाह सबको आसानियाँ दे और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो पार्ट हैं उसके अंदर मैं इसकी
मज़ीद सिम्टम और ख़ास तौर पे वो मेडिसिन जिसके थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट हो रहा है और पेशेंट जो हैं वो ट्रीट हो रहे हैं, उनकी पहले वाली पिक्चर, पहले वाली साइन सिम्टम, पहले वाली रिपोर्ट्स और उसके बाद वाली वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें एक लास्ट में एक जुमला कहती जाऊँ कि ना वो सिर्फ यहाँ तक ही जो आपको लाइट सी साइन सिम्टम बताइए ये बहुत एक्सट्रीम पे भी जाती हैं, जैसे हम कार्सिनोमा की तरफ गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं कि कैंसर के पेशेंट ट्रीट नहीं होते। हमारे पास ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स विद साइन सिम्टम और विद पेशेंट के व्यूज़ मौजूद है माशाल्लाह से, जो कि कैंसर से भी ट्रीट हो चुके हैं। तो ये सिर्फ नार्मोक्रोमिक एनीमिया पढ़ाने का मकसद यही नहीं था कि हमने छोटी मोटी साइन सिम्टम कंट्रोल करनी है, बल्कि हर जो हमारा होम्योपैथ है वो सही होम्योपैथ, हमारा क्लासिकल होम्योपैथ, वो साइकोलॉजिस्ट भी है, वो साइकेट्रिस्ट भी है, वो हेपेटोलॉजिस्ट भी है, वो कार्डियोलॉजिस्ट भी है, ठीक है ना। तो वो तमाम चीज़ें जो कि किसी भी डिज़ीज़ में आ रही हैं, आगे मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगी फ़िलहाल टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि पहले ही जो है वो लेक्चर 45 मिनट्स का हो चुका है। सिर्फ आपको समझाना था मकसद, और कोशिश करूँगी कि पूरा का पूरा आप तक डिलीवर हो जाए। तो बस एंड यही था कि कैंसर तक ट्रीट हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगर आपकी कमांड होगी आपकी मेडिसिन के ऊपर, आपकी फ़िलॉसफी के ऊपर होम्योपैथी की, तो ये तमाम चीज़ें ट्रीटेबल हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।